स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th की एनसीईआरटी का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे हैं। साइंस का जो फर्स्ट लेसन है और हमने पूरा लेसन पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आज हम इसी लेसन की एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट होंगे वो आप पूछ सकते हैं और यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन देखते हैं वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द सेल्सियस स्केल। केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, जैसे है 293 केल्विन। इसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था आपको कि जो एक 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो कितने केल्विन के बराबर होता है? 273.15 केल्विन के बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। हमें केल्विन, इतने केल्विन में सेल्सियस निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है C = K - 273.15 केल्विन। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आप इसे 273 राउंड फिगर में 273 केल्विन लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे राउंड फिगर में ही लिखेंगे जिससे कि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम इसे ये लिख लेते हैं कि C = K - 273। ठीक है, C यानी कि सेल्सियस स्केल पे निकालना है, तो K यानी कि केल्विन में जो आपको दे रखा है उसमें से आप 273 को माइनस कर देंगे तो निकल आएगा आपका सेल्सियस में। ठीक है, तो दे रखा है आपको 293 केल्विन माइनस 273, तो कितना निकल जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। यानी कि 293 केल्विन किसके बराबर है? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अगर आप एक्यूरेट निकालना चाहते हैं तो इसमें से आपको 273.15 माइनस कर लेना, तो एक्यूरेट वैल्यू भी निकल जाएगी। लेकिन मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए जो है वो ऐसे बताया है। ठीक है, आपकी बुक्स में भी लगभग ज़्यादातर जगहों पर 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इतनी ही रहती है। ऐसा ही इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है कि 470 केल्विन को आप सेल्सियस स्केल में बदलोगे, सेल्सियस में इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो वही सेम जैसा हमने पहले किया था, 470 माइनस 273, तो यह आ जाएगा आपका लगभग 197 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन स्केल। यहाँ पर टेम्परेचर दिया है, उसे हमें सेल्सियस डिग्री में दे रखा है, हमने उसे केल्विन में बदलना है। तो जैसे दिया है यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसे आपने केल्विन में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, क्या कर दोगे? इसमें यहाँ हमने माइनस किया था सेल्सियस निकालने के लिए, यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। यहाँ पर हम कर लेंगे केल्विन = C + 273 तो C है 25 और प्लस 273, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। इसकी वैल्यू आ जाएगी 298 केल्विन। ठीक है, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। ये आप खुद करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेपथलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ये आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको याद होगा कि ये आपको पढ़ाया था। नेपथलीन की बॉल्स जो होती है सॉलिड में बदले बिना ही किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैसियस स्टेट में चली जाती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब कोई
सॉलिड जो है वो लिक्विड में न बदल के डायरेक्टली गैस में बदल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की प्रोसेस के कारण नेपथलीन की जो बॉल्स है वो सीधे किसमें बदल जाती है, वेपर में बदल जाती है, सॉलिड में नहीं बदलती। ये इसका आंसर है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम जब परफ्यूम डालते हैं तो बहुत दूरी तक हमें क्या आती है, उसकी स्मेल यानी खुशबू उसकी आती है। ठीक है, क्यों आती है ये भी आपको मैंने बताया था। क्योंकि क्या होता है, परफ्यूम क्या होते हैं, परफ्यूम के अंदर जो होता है लिक्विड होता है, लेकिन वो जैसे ही हवा के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, हवा के साथ में एयर के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और एयर के साथ डिफ्यूज होने की वजह से क्या होता है कि वो हवा का क्या है, हवा के जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और डिफ्यूजन की वजह से क्या होते हैं कि परफ्यूम भी उसी एयर में डिफ्यूज हो जाता है, और जिसकी वजह से वो बहुत दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक मतलब हवा अपने साथ साथ उसकी खुशबू को भी ले जाती है। इसका एक एग्जाम्पल और भी दिया था कि जैसे खाना बनता है तो खाने की जो खुशबू होती है, गर्म खाने की खुशबू बहुत दूर तक फैल जाती है, जबकि ठंडे खाने की नहीं फैलती है। तो उसका भी यही कारण है कि जब खाना गर्म होता है, गर्म जब खाना बन रहा है तो उस टाइम क्या होते हैं कि उसके जो भोजन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो वेपर्स में, उसके वेपर्स के साथ साथ क्या हो जाते हैं, हवा में आते हैं, ऊपर आते हैं और डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वेपर के रूप में आते हैं और डिफ्यूजन के कारण ही क्या होता है, उसमें उसकी खुशबू आती है। तो इसका यही रीजन है। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सबस्टेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये आप खुद कर सकते हैं, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किस में होगा, गैसियस स्टेट में होगा, यानी कि ऑक्सीजन सबसे पहले, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ऑक्सीजन के पार्टिकल्स के बीच में होगा। फिर आएगा वाटर, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, और लिक्विड में थोड़ा गैसियस स्टेट से थोड़ा पार्टिकल्स पास पास में होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। और लास्ट में आएगा शुगर। ठीक है, शुगर एक सॉलिड स्टेट में है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं और उनमें बहुत मजबूत बॉन्ड होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। ये आप खुद बता सकते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड स्टेट में रहेगा आइस के रूप में, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर के रूप में रहेगा। ठीक है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज द लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर जो है वो इनके बीच में किसी भी स्टेट में वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री से अबव और 100 डिग्री से नीचे वो किस में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है, और रूम टेम्परेचर जो नॉर्मली क्या होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 इतना ही होगा, 40 इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, है ना। बहुत गर्मी के दिनों में भी रूम टेम्परेचर कभी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर भी नहीं जाएगा, और कभी बहुत ठंडी भी हो जाएगी तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बहुत ठंडे प्रदेशों में हो सकता है ऐसा, तो वहाँ पर फिर वाटर जमने लगता है अपनी। लेकिन नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर सामान्य दिनों में होता है उसमें वाटर इसीलिए
लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, दूसरा है कि हाँ, और दो रीजन देने। तो एक तो मैंने बता दिया कि वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट और जो उसका है और जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है उसके बीच में वो लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर पर। दूसरा जो है कारण उसका लिक्विड रहने का है वो ये है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है जितनी कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में। उसमें कम डेंसिटी होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है, जिस वजह से वो लिक्विड स्टेट में रहता है। सेकंड पूछा गया कि आयरन एल्वेरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो लोहे की अलमारी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों रहती है? तो क्यों रहती है? क्योंकि जो लोहा है, आयरन है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, दोनों ही क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर सभी मेटल्स के बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो रूम टेम्परेचर पे हमेशा ही क्या रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। इसीलिए आपने अपने घर में जितनी भी आयरन की या जितनी भी मेटल्स की चीज़ें देखी होंगी, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, पीतल हो, तांबा हो, हमेशा ही क्या रहेंगे वो, भाई टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा हो जाए, आप चूल्हे में खाना बनाते हैं उसमें वो पिघलते तो नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कारण है। और दूसरा कारण है कि लोहा सॉलिड फॉर्म में है, इसीलिए उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और इसके अलावा बहुत रिजिड होते हैं, डेंसिटी उनकी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं कि लोहा रूम टेम्परेचर पर अपने सॉलिड फॉर्म में रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि जो बर्फ है वो 273 केल्विन पर ज़्यादा ठंडी होती है बजाय कि 273 केल्विन पर वाटर। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब कैन मैटर चेंजेस देयर स्टेट्स, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था। तो क्यों होता है, मैंने बताया था आपको कि जब कोई बर्फ जो है वो पिघलती है, जब माना मैंने एक्सपेरिमेंट भी आपको बताया था कि आप बहुत लो फ्लेम पर किसी आइस को पिघलाते हो और उसे लगातार चला करके आप उसे छोड़ दीजिए, आप उसका तुरंत टेम्परेचर नापेंगे तो आप देखेंगे कि जिस पानी को आपने पिघलाया है केवल, वो उसका टेम्परेचर भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है, यानी कि 273 केल्विन है, जबकि आइस का टेम्परेचर भी उतना ही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप दोनों को छू करके भी देख सकते हैं। तो आप आइस को थोड़ी देर हाथ में पकड़ोगे तो आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा बजाय कि उस पानी के। टेम्परेचर तो दोनों का क्या है, सेम होता है, लेकिन इफेक्टिव जो कहते हैं ना बिल्कुल ठंडा सा जो लगेगा वो आइस ज़्यादा ठंडी लगेगी बजाय कि वाटर के। क्यों लगेगी? क्योंकि मैंने बताया था कि जो आइस वाटर को बदलने में, आइस जब वाटर में चेंज होती है यानी अपना स्टेट चेंज करता है मैटर, तो उस समय क्या होगा कि आइस जो है वो जो हीट हमने उसे प्रोवाइड की वो हिडन हो गई, छुप गई है। वो कहाँ गई? उसने उसका स्टेट चेंज किया, उसने उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो वो जो लेटेंट हीट होती है ना उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, जो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा उसकी वजह से वाटर कम इफेक्टिव होगा बजाय आइस के सेम टेम्परेचर पे। अगला है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवरे बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। इसका भी सेम ही आंसर होगा कि ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, ज़्यादा हाथ किससे जलेगा, ज़्यादा बर्न्स कौन करेगा, स्टीम या बॉइलिंग वाटर। तो आपका आंसर होगा स्टीम। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वाटर है, बॉइलिंग वाटर है, वहां पर भी वही है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जब पानी को उबालते हैं तो वो उबलने के बाद, ठीक है, खौलता हुआ पानी, उसका भी 100 डिग्री
सेल्सियस ही टेम्परेचर है, और जो वेपोराइज हो रहा है, वेपर फॉर्म में बदल रहा है, उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव होगा स्टीम। ठीक है, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जो हिडन हीट है, जो लेटेंट यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने यहाँ से एनर्जी ली और एनर्जी लेकर के वो वेपर फॉर्म में चेंज हो गए। ठीक है, तो जो हिडन हीट है, लेटेंट हीट है, उसकी वजह से स्टीम इज मोर इफेक्टिव देन बॉइलिंग वाटर एट सेम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक डायग्राम के फॉर्म में, एक डायग्राम दे रखा है आपको, और आपको यहाँ पर जो ब्लैंक्स है वो भरने। ठीक है, यहाँ पर जो खाली जगह दे रखी है A B C D E F, इनकी जगह पर क्या आएगा? तो यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड लिक्विड में बदलता है, कैसे बदलता है? तो मेल्टिंग से बदलता है ना। सॉलिड को मेल्ट करेंगे या फ्यूजन होगा तो वो किसमें बदलेगा? लिक्विड में बदलेगा। तो यहाँ पर आएगा मेल्टिंग और फ्यूजन। ठीक है, मेल्टिंग और फ्यूजन। लिक्विड गैस में कैसे चेंज होगा? तो बॉईल करने से होगा ना, बॉइलिंग प्रोसेस होगी, उसमें वेपोराइजेशन होगा तो वो गैस में चेंज होगा। तो बॉइलिंग और वेपोराइजेशन, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। अब गैस फिर लिक्विड में कैसे बदलेगा? तो ठंडा करने से, उसी गैस को ठंडा करके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पानी को उबालोगे, है ना, उसके ऊपर पतीला रखा हुआ, पतीले के ऊपर अगर आपने ढक्कन रखा हुआ है, आप उसे कुछ देर के लिए, मतलब आपने उबाला, उसको ढक्कन रख करके उसे छोड़ दिया, तो जब आप कुछ देर बाद ढक्कन हटाओगे तो पानी का टेम्परेचर कम हो चुका होगा। आप देखोगे उस पतीले के ढक्कन से वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर इकट्ठी हो गई है, बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, वहां पर कंडेंसेशन हो रहा है, तो गैस लिक्विड में बदलेगी कंडेंसेशन से। अब लिक्विड फिर से सॉलिड में कैसे बदलेगा? भाई वाटर फिर से बर्फ में फ्रीजिंग से बदलेगा, फ्रीज होके, तो फ्रीजिंग प्रोसेस, फ्रीजिंग प्रोसेस। अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाएगा। तो इसमें पहले ही हमने एक क्वेश्चन बता रखा है, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना, कि नैफ्थलीन जो है वो सीधे वेपर में क्यों बदलती है? प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की प्रोसेस यहाँ पर होगी, सब्लिमेशन। और गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाती है। कभी कभी क्या होता है कि गैस भी लिक्विड में ना बदल के डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाएगी। इसका एग्जांपल बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज प्रेशर। जब हीट कम करके प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो गैस बदल जाएगी सॉलिड में, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसे कि ड्राई आइस भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल है डिपोजिशन का, उस स्पेसिफिक टर्म को कहेंगे डिपोजिशन। यहाँ पर सब्लिमेशन में क्या होता है? इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, यानी प्रेशर को क्या करा जाएगा? डिक्रीज किया जाएगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करके जो है वो डायरेक्टली सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, लेसन आपका खत्म हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।